हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले बीट द स्ट्रीट एक्सक्लूसिव एनालिसिस में रिलायंस रिटेल और सिल्वर लेक डील का एनालिसिस। वहीं पे हम इस वीडियो में जानेंगे रिलायंस रिटेल का क्या है एक्चुअल वैल्यूएशन, रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स के लिए क्या है बुरी खबर। ये चीज आप बिल्कुल जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे क्यों नहीं भागा रिलायंस का शेयर डील होने के बाद भी, जियो में कैसे उठाया पैसा बिना टैक्स पे किए। जी हाँ, ये एकदम एक्सक्लूसिव एनालिसिस है और एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे और यूट्यूब पर भी आप पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप इसी तरह के एक्सक्लूसिव एनालिसिस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर है तो आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स के लिए क्या है बुरी खबर। जी हाँ, अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। यहां पे मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो आपको कभी किसी ने भी नहीं बताई होगी, समथिंग विच इज नॉट टोल्ड बाय एनीबडी टू यू। जी हां, जो अब हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है अनलिस्टेड शेयर मार्केट में, आप सभी को पता होगा कि रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन बहुत शानदार है अनलिस्टेड मार्केट में, लेकिन उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो जो कंपनी है वो ये वाली रिलायंस रिटेल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। लेकिन जितने भी अपकमिंग और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट यानी सिल्वर लेक का जो इन्वेस्टमेंट आया है वो उसकी एक होल्डिंग कंपनी में आया है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, और अनलिस्टेड मार्केट में जिसकी ट्रेडिंग होती है वो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है। वहीं पे अब हम आपको ये भी बता दें कि जो अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं रिलायंस रिटेल लिमिटेड, वो कभी लिस्ट ही नहीं होगी। जी हाँ, अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पे डीमर्जर होता है तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड लिस्ट होगी, ना कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड। जी हाँ, और आरआरबीएल के जो शेयर्स है वो लगभग या तो रिलायंस के पास है या फिर दो अलग कंपनीज के पास है, और उसी के साथ उनके यहाँ पे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती है। ट्रेडिंग जो होती है वो रिलायंस रिटेल लिमिटेड की होती है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि इस तरह के आप झांसे में ना आए और आप गलती से कोई गलत स्टेप ना ले लें जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़े। वहीं पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जो अनलिस्टेड मार्केट में यहाँ पे शेयर्स खरीद रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 1 जनवरी को लिस्ट होती है और अगर आपने अनलिस्टेड में लगाया है पैसा तो आप 1 जनवरी से अगले 1 साल तक लिस्ट होने के बाद अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। ये एक सेबी का रूल है जहां पे कहा गया है कि लिस्टिंग से पहले जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शेयर्स 1 साल तक लॉक इन पीरियड में रहते हैं, वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी आप अनलिस्टेड में जब भी यहाँ पे शेयर में आप ट्रेडिंग करें। ये आपको कोई भी अनलिस्टेड या कोई भी शेयर ब्रोकर आपको कभी नहीं बताएगा कि आप कौन सी रिलायंस रिटेल में खरीद रहे हैं या फिर ये लॉक इन पीरियड के बारे में। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होता है तो हम दोनों लिंक शेयर कर देंगे न्यूज के, जहां पे रिलायंस रिटेल और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड आपको समझ में आ जाएगा कि फर्क क्या है। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन के बारे में। जी हाँ, रिलायंस रिटेल वेंचर का जो वैल्यूएशन है, अभी जो डील का वैल्यूएशन जो किया गया सिल्वर लेक के इन्वेस्टमेंट में वो है $58.3 बिलियन। जी हाँ, इसमें यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो 682.25 रुपीज पर शेयर की है आरआरबीएल के शेयर्स के। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि रिलायंस रिटेल ने यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया था जिसमें उन्होंने लगभग 11,600 करोड़ रुपए सितंबर 20 में उठाए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से। यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन हुआ है ये दोनों डील का $58.3 बिलियन पे, और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था ये मैं मानता हूं कि फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने के लिए, फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के लिए वैल्यू यहाँ पे डील की गई थी। तो उसी प्राइस पे यहाँ पे दोनों डील का जो वैल्यूएशन है 58.3 बिलियन डॉलर है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज टारगेट्स देखते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेजेस की वैल्यूएशन देखते हैं तो सभी लगभग ज्यादा है। जैसे जेपी मॉर्गन का $65 बिलियन का है, बैंक ऑफ अमेरिका $69.8 बिलियन, एचएसबीसी का थोड़ा कम है $50.5 बिलियन, कोटक सिक्योरिटी $62.5 बिलियन, नोमुरा का यहाँ पे $77 बिलियन जो कि हाईएस्ट है, एक्सिस कैपिटल $54.3 बिलियन, मॉर्गन स्टैनले 44.8 और सीएलएसए 70.2। तो आप लगभग देखेंगे तो ये सारी यहाँ पे जिन भी ब्रोकरेजेस का वैल्यूएशन है वो रिलायंस रिटेल के लिए लगभग ज्यादा ही है। तो अब आप ये मान लीजिए कि जो वैल्यूएशन हो रहा है इस डील का और आने वाली सभी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डील का वो एक बहुत ही नॉर्मल है। रिलायंस रिटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में वो जब सब चीजें एकदम प्राइस्ड है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था वैल्यूएशन ही कि जिसके कारण कल आपको शेयर में तेजी देखने को नहीं मिली। जी हाँ, यही एक बात है, वैल्यूएशन जो किया जा रहा है वो काफी कम है और डिस्काउंट पे यहाँ पे शेयर्स बेचे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स के खबर के बारे में। कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कहती हैं कि रिलायंस ने
सारे जियो प्लेटफॉर्म्स के जितने भी इन्वेस्टर्स थे, स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, आप सभी को पता है फेसबुक, गूगल, यहाँ पे ADIA, मुबादला और इस तरह KKR जैसी कंपनियों को अपने यहाँ पे शेयर्स बेचे थे जियो प्लेटफॉर्म्स ने। तो रिलायंस ने वही सभी कंपनीज को, सभी इन्वेस्टर्स को RRVL के शेयर्स भी यहाँ पे ऑफर किए हैं खरीदने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है सिल्वर लेक वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर था जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो भी वापस आ गया है। और जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि KKR यहाँ पे एडवांस स्टेज में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं पे एक और रिपोर्ट के मुताबिक ADIA, सऊदी PIF और मुबादला जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी यहाँ पे एडवांस स्टेज में है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में पैसा लगाने के लिए। अब इतनी जब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं तो हमारा मानना यही है कि जो जियो में इन्वेस्टर्स है वही सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी आने वाले हैं। तो लगभग ये सब चीजें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में ऑलरेडी प्राइस्ड है। अब क्या आएगी अगली तेजी और क्यों आएगी अगली तेजी, इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। अब हम आपको बताते हैं कि जियो और RRVL की जो फंड रेजिंग हुई है उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा या रिलायंस की कोई भी कंपनी द्वारा। ये बहुत ही शानदार टैक्स प्लानिंग है जो आपको भी काम आएगी आपके कभी बिजनेस में, आपकी टैक्स प्लानिंग में, जो हम आपको आज बताने वाले हैं। ये जितनी भी फंड रेजिंग हो रही है, भले जियो में हो या रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में हो, यहां पे नए शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसलिए यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो ऑलरेडी शेयर्स है इन दोनों कंपनीज के, तो वो कभी बिक ही नहीं रहे हैं, उन पे कोई यहां पे टैक्स नहीं लग रहा है और वहां पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर नहीं बेचे हैं। यहां पे जो शेयर बेचे जा रहे हैं वो नए शेयर्स है। और उसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं और थोड़ा बहुत और समझते हैं कि जब भी नए शेयर ऑफर होते हैं तो प्राइवेट कंपनी द्वारा अगर कभी भी नए शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से, यानी जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है, यानी जो बाजार में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर शेयर प्राइस पे पैसा उठाती है तो यहाँ पे उन प्राइवेट कंपनीज को टैक्स भरना पड़ता है एक इनकम टैक्स के सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये ऐसा होता भी है, जो कि हम मानते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू से यहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा है, तो अगर वो जो डिफरेंस है उस पर टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन इस पूरे सेक्शन का एक एक्सेप्शन है जहां पे कहा गया कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप पैसा नॉन रेजिडेंट से उठाते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनमें से एक है। और आप सभी को पता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब नॉन रेजिडेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पे RRVL और जियो को भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं OCPS के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार टेक्निक थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। OCPS यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो जियो ने इशू किए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, लेकिन यहाँ पे भी कोई टैक्स पे नहीं किया गया। अब अगर आपको पता होगा तो रिलायंस जियो ने जो पैसा उठाया था अभी, उसमें से लगभग 30,000 करोड़ को छोड़ के सारा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के OCPS का पेमेंट करने में लगा दिया गया। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को इन प्रेफरेंस शेयर्स पे भी कोई कैपिटल गेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस रुपए में खरीदा था, यानी 1,80,000 करोड़ के जो वो थे यहाँ पे जो OCPS थे, उतने ही रुपए वापस किए गए, यानी कॉस्ट और कंसिडरेशन सेम था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो कॉस्ट जिस रुपए में OCPS खरीदे गए और जितने रुपए वापस मिलते हैं वो एकदम सेम था। तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगा। और अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप सभी को पता होगा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड थोड़े टाइम बाद क्रिएट हुई थी। इससे पहले कंपनी थी रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के जो शेयर्स थे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसफर किए थे और इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हुए थे ये 100% होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी के बीच में हुए थे। तो अगर इस तरह के 100% सब्सिडरी के साथ कभी भी होल्डिंग कंपनी अगर ट्रांजैक्शन करती है शेयर्स का, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ये एक बहुत ही शानदार टैक्स प्लानिंग है और आपको भी आपने रियल लाइफ में अगर कभी आपको काम आए तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी के साथ हम जान लेते बीट द स्ट्रीट का व्यू इस पूरी डील पे। मैं आपको बोलूं तो ये सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड है, जितनी भी रिटेल डील्स होंगी ये सब ऑलरेडी प्राइस्ड है। अगर अब अपसाइड आती है और कोई अच्छी रैली देखने को मिलती है, वो किन इवेंट्स को देखने को मिलेगी? तो अगर अरमाको की डील होती है तो, या फिर RRVL में कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए जो पहले नहीं था, यानी आप कह सकते हैं वॉलमार्ट या फिर अमेजॉन, लेकिन वो दोनों के आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वहां पे वो लोग भी उसी सेक्टर में और रिलायंस कभी उनको अपना यहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं बनाना चाहेगा, और बनाता भी है तो बहुत ही कम स्टेक के लिए बनाता है। वहीं पे अगर टैरिफ हाइक आता है, जैसे कि बातें चल रही बाजार में कि टेलीकॉम सेक्टर में अब टैरिफ हाइक देखने को मिलेगा, तो अगर टैरिफ हाइक जियो में भी आता है तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर की री रेटिंग होगी। वहीं पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ बड़े स्टार्टअप खरीद
दिखती है, जैसे नेटमैक्स को खरीदा है, तो उस तरह के यहाँ पे कंपनीज में भी यहाँ पे अगर रैली देखने को मिलेगी। और उसी के साथ जो रिलायंस के करंट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स है, अगर उससे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है या फिर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ रिलायंस एक यहाँ पे थोड़े टाइम बाद एक प्लान अनवील करेगा, हम मानते हैं, जिसमें वो बताएगा कि इतना फंड का वो क्या करने वाली है। क्योंकि अब जो ये पैसा आ रहा है जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का, ये पैसा अभी रिलायंस के पास एक्सेस फंड है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर रिटेल का यहाँ पे फंड रेजिंग है, जो उस डील को फंडिंग करनी है, वो भी लगभग उतना पैसा है उनके पास। उसी के साथ रिलायंस ने अपना नेट डेप्ट लेवल भी कम कर दिया है, तो डेप्ट चुकाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो अब ये इस फंड का क्या करने वाली है, अगर इसमें कुछ नए प्लान्स आते हैं देखने को, या फिर रिलायंस कुछ नया बिजनेस चालू करती है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी री रेटिंग देखने को मिलेगी और तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम देखें, अगर नेट डेप्ट लेवल्स यानी ग्रॉस डेप्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अगर यहाँ पे कम कर दिया जाए, यानी अगर आप मानते हैं कि नेट डेप्ट लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ ग्रुप का एक ऐसे लेवल पे चला जाए, इतना कम हो जाए जो मार्केट ने कभी सोचा भी नहीं था, तो यहाँ पे एक और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पे हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 2700 रुपए का रहेगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप इसी तरह के और एक्सक्लूसिव एनालिसिस जानना चाहते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैसे आलोक इंडस्ट्रीज में 70% स्टेक, रुचि सोया पतंजलि का मर्जर का रियलिटी एनालिसिस किया है हमने। वहीं पे हमने एक बहुत ही हाल ही में एक बहुत ही शानदार एनालिसिस किया है, जहां पे हमने बताया कि जो एजीआर है, आप सभी को पता होगा कि अपफ्रंट एजीआर जो 10% देना है 31 मार्च 2021 तक, वो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को नहीं देना है। ये आप बिल्कुल जरूर देखिएगा, ये सारे वीडियो ये हमारे बीट द स्ट्रीट एक्सक्लूसिव एनालिसिस सीरीज के पार्ट है। अगर आप इसी तरह के एनालिसिस और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे अपना पैसा लगा के बैठे। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।